हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं शानदार जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स, जिसमें आ रहा है 07 जेम्स बॉन्ड 4। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स बॉन्ड 4007, ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। 007 जेम्स बॉन्ड और सितारों की आग। दी वेसिकस फुसीलिपर्स नामक संस्था के रिटायर्ड कर्नल सर रॉबर्ट बुलनाम ने एक भूतपूर्व सर्जेंट मेजर की भर्ती किया एक विचित्र छापामार अभियान के लिए। विश्वास रखिए कर्नल, मैं आपकी हर तरह से सहायता करूंगा। सन 44 में कॉइन को घटित इस घटना को मैं भूला नहीं हूँ। शुक्रिया कार्ले, मुझे मालूम था तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास रखो। यह गंदे सांप्रदायिकता नशेड़ी होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। इसलिए मैं ओ ब्रह्मांड के सितारों के मालिक, जैसे ही हमारी समिधाओं का धुआं तेरे आकाश तक पहुंचे, उस दिव्य पागलपन की शक्तियां भर दे जो तेरे दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। यह है वह आदमी, लॉर्ड एंथनी, उस खतरनाक हिप्पी संप्रदाय का अगुआ जिनके ठिकाने पर जेनिफर बुलनाम भी मौजूद है, कर्नल वुल्फाम की बेटी जो नशे की आदी हो चुकी है। जैसे ही ल्यूबेक क्वांटल ने अपने पुराने दुश्मन से नज़र हटाई, उसकी निगाह एक्स्ट्रो के चाबुक के खाने का कहानी पर पड़ी। कर्नल ने एस्ट्रो को पीट पीट कर लाल कर दिया। सच समुदाय द्वारा अपमान बदला लेने की प्रतिज्ञा। बदला सितारों से हूँ, पहले मैकग्रेथ, और अब यह विश्वास नहीं होता है ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्वांटिल की नफरत भरी नज़र पर उस मैकग्रेथ नामक आदमी ने ताड़ ली। उसकी निगाहों में भरे लिए नफरत है, पर यह है कौन? मैकग्रेथ ने रेस्टोरेंट से निकलकर अपने लंदन के ऑफिस के पास पहुंचा तो इस मेज पर बैठा हुआ आदमी मुझे नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। लेकिन क्यों? शायद उसको कुछ शारीरिक तकलीफ रही होगी। नहीं, पहली बात इतनी आसान नहीं है जितना जिस समय तुम्हें मुझे ये याद नहीं आ रहा कि कौन है, लेकिन वह पक्का यकीन है कि इस चेहरे को मैंने कहीं देखा है। अगर इसके हरे चेहरे पर मूछें ना होती तो यह कैसा लगता? वह गर्म मिजाज कर्नल, जिसे हिप्पी संप्रदाय के अगुआ लॉर्ड एस्ट्रो पर कोड़े बरसाए थे, शाम को घूमने निकला अपने देहात स्थित घर की ओर, जैसा वह हमेशा करता था। कर्नल बुल्लाम, हाँ क्या बात है? बस तुम बहुत गंदगी फैला चुके हैं समाज में, काफ़ी है इतना। तुम्हें इन्हें कवर किए किए रहो सार्जेंट मेजर, मैं देखता हूँ इन गंदे भिखारियों को। लॉर्ड एस्ट्रो ने एक बड़ी घातक गलती की थी, कर्नल गुलाम की कन्या को अपने संप्रदाय में शामिल करने को फुसलाकर। पागल लड़की, बहस मत करो, वापस चलो। सार्जेंट मेजर, संभालो इस लड़की को, मैं तब तक इन नशेड़ियों से निपट लूँ। हम भी देखें कि तुम्हारे सितारे सार्वजनिक रूप से घोड़े के चाबुक से तुम्हारी पिटाई करने में क्या कहते हैं। और तभी से शुरू हुई भयंकर और भयावह घटनाओं की शुरुआत। बुलनाम को सितारों का कहर भोगना ही पड़ेगा। मैं उसे आकाशीय बिजली से मार डालूंगा। जरा हम भी तो सुने क्या है तुम्हारी आकाशीय बिजली आवाज़ों में। लॉर्ड एस्ट्रो की कर्नल बुल्लाम द्वारा चाबुक पिटाई एक चर्चा के विषय बन गई, और स्टार और स्टाइप कहीं या CIA को तो कोई साजिश तो नहीं है। किंतु दूसरे ही दिन ल्यूक कॉन्टेल नामक एक आदमी ने इस कथा को देख सुन नहीं पाता, उसकी एक पूर्व परिचित पर नज़र पड़ती है। मैकग्रेथ, इस सुअर ने मुझे पहचाना तक नहीं। उस अग्नि पिंड के शिकार कर्नल गुलाम ही हुए थे, उन्हें पहचान लिया था। एस्ट्रो के उस दैवी शाप के कारण मारे गए थे। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ गुलाम के विनाश का। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं, लेकिन पुलिस मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लॉर्ड एस्ट्रो, क्या आप यह गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं कि आपने ही कर्नल पर वह दैवी अग्निपिंड चलाया था? उसने मेरे दिव्य व्यक्तित्व के विरुद्ध भयंकर पाप किया है, इसलिए वह सितारों की आग में जल भुन गया। सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर्स के कैंटीन में किकरी हो सकता है कि उस सितारे वाले सौदागर के पास कोई नया और गुप्त हथियार हो। फ्लीस स्ट्रॉट के एक ऑफिस में हूँ। संपादक के नाम पत्र को पढ़कर तो देखिए कितना द्वेष भरा है इसमें लॉर्ड एस्ट्रो के बारे में। इसमें तो एक्सप्रेस शीट पर छपा होना चाहिए था।
भाड़ में जाए तुम्हारे ये नाजुक गुलाबी लोग। तुम तो ये बताओ कि ये आया कहाँ से है। इस पर डोनाल्ड रीटस मैग्नत के स्वयं की हस्ताक्षर है। अफसोस है कि हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें एस्ट्रो को कई प्यारे नामों से संबोधित किया गया है। उसी रात जब मैं कब्रथ नामक एक व्यक्ति देर से अपने घर लौटा। अरे ये क्या, ये तो पहले से खुला पड़ा है। कहीं मैं खुद ही तो इसे खुला नहीं छोड़ गया था। मुझे चेहरे याद नहीं रहते क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। संभावना तो नहीं है। मेरे ख्याल से ये लॉकेट आपकी लड़की का ही है। आपके घर पास सड़क पर मुझे पड़ा मिला था। इस पर नामाक्षर तो उसी का ही है। हाँ, शायद ये मेरी लड़की का ही है। जेनिफर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आसानी से काम बन गया। प्यारे कर्नल वुल्फाम, तुम्हें तो इन सितारों इत्यादि के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। बाद में जब एक किसान भौंचा कर रह गया, जब काले आसमान से इसने गिरती कोई चीज़ देखी। हे भगवान, यह क्या भला है? क्या कोई अग्निपिंड? कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ने कर्नल को सावधान कर दिया, उसे गिरते हुए अग्निपिंड की ओर से। हे प्रभु, यह तो ख़त्म कर देगा मुझे। फिर कुछ क्षणों पश्चात पहाड़ी पर रोशनी छा गई और एक गरजदार आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जनाब। एक किसान ने उसे आकाश से आते हुए देखा है और वह कर्नल दुलनाम के ऊपर गिरा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे स्टार संप्रदाय वाले एस्ट्रा के रेडियो पर कह रहा था। तो तुम आराम से तुम कहो, तुम उस विस्फोट वाली चीज़ को अपनी आंखों से देखा था? वह पता नहीं अंधेरे से उड़ती हुई आई थी, गोल चमत्कार, ऐसी कोई आग से बनी गेंद हो। दूसरी सुबह फ्लीट स्ट्रीट पर शिकार कोई अमेरिकी था। नाम था डोनाल्ड स्ट्रीट मैग्नोथ। तुम कुछ जानती हो उसके बारे में? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे मालूम है वह क्यों मारा गया है। तुम्हें पक्का पता है? इस पत्र में इस आदमी के हस्ताक्षर थे। बिल्कुल, डोनाल्ड रीटस मैकग्राथ। उसने एस्ट्रो को गंदा कामुक कहा था और उसमें कई ऐसी बातें हैं जो मैं दोहरा भी नहीं सकती। संपादक के नाम पत्र जिसमें लॉर्ड एस्ट्रो पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई थी। मैं मैकग्राथ को नहीं जानता, पर सितारे स्टार तो सब देखते ही हैं। बेकार में उस मूर्ख एस्ट्रो के विरुद्ध लिखा और सितारों की प्रतिहिंसा में मारा गया। अग्निपिंड का दूसरा सितार लॉर्ड एस्ट्रो द्वारा सितारों की प्रतिहिंसक आग का दावा। पहले कर्नल बुलफाम और अभी अमेरिकी व्यापारी। सब कुछ अलौकिक और भयावह है। तुम क्या कहते हो इस बारे में जेम्स? सवाल मेरे समझने का नहीं, सवाल यह है कि बुढ़ऊ एम क्या समझता है। मैकग्रेथ अमेरिकी था मिस पैनी, लेकिन कोई धन के पीछे पागल व्यापारी नहीं, वरन CIA का एक कुशल एजेंट, बिल्कुल हमारे जैसा। हमारे बॉस एम का उस आदमी से क्या ताल्लुक? अंदर से कोई आवाज़ आई और पूर्ण रूप से सतर्क मैकग्रेथ अंदर दाखिल हुआ। बिजली का स्विच दबाने। होम मैं तो मेरा वह बिन बुलाए मेहमान अपना कार्ड भी छोड़ गया। चूँकि दरवाज़ा खुला था इसलिए मैकग्रेथ बेहद सावधानी से अंदर घुसा। निश्चय ही यहाँ कोई आया है और यह संदेश यही छोड़ा गया है। तुमने मुझे पहचाना नहीं था मैकग्रेथ, अब तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। नहीं बच्चों, तुम्हारी मूँछों ने पहली बार मुझे बहका दिया था, लेकिन बाद में मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अरे ये छोटा सा बक्सा यहाँ किस पर रखा गया है? अचानक ही मैकग्रेथ बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। उस छोटी सी भयभीत और वहीं थमक कर खड़ा हो गया। लानत है, क्या उसने मुझे फंसा दिया? हे भगवान, ये क्या भला है? ये रोशनी अब तो ये मेरे सबसे निकट आती जा रही है। सितारों की आग का एक और शिकार, तीसरी रहस्यमय मृत्यु। मैकग्रेथ का पत्र और कॉर्बेट की हिप्पियों को जेल भेजने की पुकार भी झूठी हो सकती है, असली हथियारों को छिपाने के लिए। शायद, लेकिन सत्य है कि अब वे दोनों मर चुके हैं। कॉर्बेट की मृत्यु, वह भी मैकग्रेथ जैसी एक खतरनाक सुरक्षा संबंधी प्रश्न उठा सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रोफेसर मैकग्रेथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत थे। हाँ, वे एक नए एल्कोविक एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन तैयार कर रहा था और उस समय उसके बीफ केस में उस डिज़ाइन के सारे आंकड़े थे और संगनी पिंड उसके सिर पर फूटा था। लगता है वह घर पर काफ़ी कामकाजी करता था, लेकिन मिनिस्ट्री में उन आंकड़ों की प्रतिलिपियाँ अवश्य होंगी जो इस विस्फोट में ध्वस्त हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि उसका ब्रीफ केस तो बचा रहा, पर वे आंकड़े और योजना के विवरण उसमें नहीं है। समझ में नहीं आता सर कि कैसे कॉर्बेट का ब्रीफ केस बचा रहा उस विस्फोट में। ऐसा लगता है कि वह खुद ही ढोल पीट कर बताने वाला तेज तर्रार आदमी रहा हो। बताने की ज़रूरत नहीं है। मैकग्राथ में काफ़ी हो हल्ला मचा रही है। क्या विस्फोट के मलबे में कोई सुराग मिला? अभी नहीं सर, ना बुलगाम मामले में, सिवाय इस नामक शरयुक्त लॉकेट के टुकड़े के। लेकिन जेनिफर फुल्लाम का दावा है कि यह उसका नहीं है। इस पर निगाह रखो। ओह, विश्वास ना करने वाले मूर्ख, नहीं, तुम भी उन सितारों की आग में जलकर भस्म हो जाओगे। इस बीच लॉर्ड एस्ट्रो के हिप्पी टेस्ट मंदिर में एक पागल सा गर्म मिजाज आदमी अपने आप को प्रोफेसर कॉर्बेट कहता है चिल्ला रहा है कि हमें जेल में होना चाहिए। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करो, बताओ कि मेरी लिस्ट में अगला व्यक्ति कौन है। सितारों की आग द्वारा कर्नल वुल्फाम और मैकग्रेथ की मौत का दावा करने वाला लॉर्ड एस्ट्रो रातों रात हर जगह चर्चित हो जाता है। बाद में गुड इवनिंग प्रोफेसर, क्या आजकल आप
घर पर ही रहते हैं। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं। लेकिन देर में आने वाले प्रोफेसर ऑर्बेट और एक अजनबी नहीं पहचान सके, लेकिन उनकी साइकिल के पास एक टकराता सा निकल गया। ना ही वे देख सके। जैसी वे साइकिल सवार वहाँ से रवाना हुआ, आकाश से एक चमकती रोशनी उनकी ओर बढ़ने लगी। बेतुकी बातें मत करो भाई। क्या तुम समझते हो कि मैं सितारों की आग की बकवास स्वीकार कर लूँगा? यह आदमी एक सरफिरा बदमाश है। आप चाहें तो इस पर टिप्पणी को पर मेरा हवाला दे सकते हैं। बाद में बीबीसी न्यूज़ वालों ने एक कॉल रिसीव की। आप चाहें तो स्वयं मिस्टर स्टोन ने इसकी पुष्टि करा लें। वे सार्वजनिक रूप से लॉर्ड एस्टो को सिरफिरा बदमाश कहकर भर्त्सना करते हैं। सितारों की आग का दूसरा शिकार, रहस्यमय शाप का नया शिकार। एस्ट्रो की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करने के बाद उद्योगपति विक्टर स्टान और उसके शोफर मृत पाए गए। एकांत लॉर्ड एस्ट्रो से पूछताछ की जाती है। माफ़ कीजिए सर, मिस्टर स्टोन के ड्राइवर की पत्नी यहाँ है। वह किसी घड़ी के बारे में बात कर रही थी। उसी दौरान सीक्रेट ऑफिस के हेडक्वार्टर पर जेंटलमैन, आखिरकार एक सुराग हाथ लगी क्या? एस्टोन की मौत से हमें कम से कम 2 रहस्यमयी मौतों के बीच संबंध होने का सुराग मिला है। आपके पति का शरीर कार से उड़ गया उस विस्फोट में। यह घड़ी उसी की कलाई पर थी। डैम ड्राइवर कभी भी घड़ी नहीं पहनता था, खास तौर से तब जब वह मिस्टर स्टोन की सेवा में था। इसी बीच प्रोफेसर कॉर्बेट से था। आप याद कीजिए, कुछ खास उड़ान संबंधी कागजात प्रोफेसर कॉर्बेट के ब्रीफकेस में गायब हो गए हैं और किस शिकार के साथ स्टोन का कोई ताल्लुक था। जांच से पता चला है कि स्टोन की फर्म रैक्स इंडस्ट्रीज एक नए लड़ाकू जहाज पर काम कर रही थी, नाटो के लिए। यह जहाज भी कॉर्बेट के अल्फा विंग डिज़ाइन पर ही आधारित था। उसने शायद वह ब्रीफकेस स्वयं ही बनाया होगा अपने खास कागजात ले जाने के लिए। उसमें धातु की दीवारें थीं, आग का कोई असर नहीं होता था इस पर। इसे आसानी से ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। यह सबसे कठिन यही प्रश्न है हमारे सामने। उस ब्रीफ केस में रखे कागज़ कहाँ हैं? इसी बीच लंदन के शराब घर में। माफ़ कीजिए, क्या आप मिस्टर विक्टर स्टान के शोफर तो नहीं हैं? प्रोफेसर कॉर्गेट और ब्रीफ केस उन सितारों की आग में झटके से खुल तो गया, लेकिन अंदर रखे एयरक्राफ्ट संबंधी कागजात कायम हैं। सर, इधर हम लोग सोचते रहेंगे और उधर वह अपने चौथे शिकार को मारने की योजना बना रहा होगा। 3 मौतें हो चुकी हैं, उनमें से कम 2 मौतों से लगता है कि हत्यारा कोई पेशेवर एजेंट है। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में 007? हाँ, मैं ही हूँ मिस्टर स्टोन का ड्राइवर। क्यों, क्या बात है? मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं स्टोर ड्राइवर हूँ, मैं एजेंसी का प्रतिनिधि हूँ। मुझे यह घड़ी आप मुझे मुफ्त दे रहे हैं। बताइए आपको क्या चाहिए मुझसे? यह आपकी हुई और साथ में 100 पाउंड की बोनस की भी। इस घड़ी को आपने 1 महीने तक पहना है। फिर हम आपका नाम, फ़ोटो इत्यादि अपने विज्ञापन कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लोगों को बताएंगे कि मशहूर उद्योगपति मिस्टर विक्टर स्टान का ड्राइवर हमारी घड़ी इस्तेमाल कर सही वक्त पर काम कर पाता है। फ़ोन पर कोई पत्रकार है मिस्टर स्टोन से टेलीफोन पर इंटरव्यू कहता है। वह लॉर्ड एस्ट्रो के बारे में कुछ जानना चाहता है। इंडस्ट्री बाद में। मैं आप जैसे कई मशहूर व्यक्तियों का इंटरव्यू कर रहा हूँ मिस्टर स्टोन। क्या आप इतने बहादुर हैं कि आज के इस चर्चित व्यक्ति लॉर्ड एस्ट्रो के प्रति आपकी कोई राय जाहिर करने का हौसला कर सके? इस हिप्पी संप्रदाय के अगुआ के प्रति? इस लियो कॉन्टिल के बारे में कोई खबर? हमें तो यह मालूम है कि इसने रैक्स इंडस्ट्री के शेयरों की सौदागत बिक्री की स्टोन की हत्या से ठीक पहले, लगभग ठीक उस समय। लियो करे, वाह, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है। मैंने सोचा तुमसे मिल ही लूँ। एलन, साथ ही जूडे से भी। क्या कहाँ? ल्यूक इंग्लैंड से वापस आ गया? मुझे भी ऐसा ही इस खबर से ताज्जुब हुआ है। जूडी, ऐसा लगा मानो मुर्दा फिर से बोल उठा हो। सितारों की आग के आखिरी शिकार से एक हल्का सा सुराग प्राप्त हुआ। एक आदमी ल्यूक कार्डिल के रूप में। रैक्स इंडस्ट्री के शेयर तुरंत बेचने और ब्रिटेन के शेयर खरीदने के मामूली बात तो यही है कि इसे मालूम था कि स्टोन की हत्या होने वाली है। ठीक कहा तुमने, वरना यह क्रिस्टल बॉल में झांक कर तो 35,000 पाउंड नहीं कमा सकता था। स्कॉटलैंड का यार कहना है कि क्वांटिल के एक ब्रिटिश नागरिक हैं, उम्र 33 वर्ष, 62 में अमेरिका चला गया था। सिर्फ 2 महीने पहले ही फ्रांस होता हुआ वापस पहुंचा है और अब ग्रेस इन रोड पर छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फार्म चलाता है। मेरे शाम को सैर के लिए यह बढ़िया रास्ता रहेगा। तो यह है क्वांटिल के व्यापारिक संस्थान का पता। लेकिन एक सफल शेयर मार्केट सट्टेबाज के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया जगह नहीं है यह। बॉन्ड पिछली गली से घुसा और ऊपर तिल्ले पहुंचा। क्वांटिल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स बड़ा लापरवाह है। बढ़िया किस्म का ताला भी नहीं लगाया। इससे कोई ज़्यादा सहायता नहीं मिलने वाली। अगर अल्फा विंग एयरक्राफ्ट सितारों की आग में जलने से ही बच गया तब भी, क्योंकि कई एजेंट कॉर्बेट की योजना के लिए काफ़ी
धन देने को तैयार हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हत्यारा चाहता नहीं हो कि स्टन की फॉर्म उस विंग डिज़ाइन से हवाई जहाज बना सके? वह क्यों भला? रैक्स इंडस्ट्री के मालिक स्टान की मृत्यु हुई। स्टान के जाने के बाद हो सकता है उस फर्म की अब जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल ही न पाए। लेकिन ठहरो, समस्या का एक और पहलू भी है। स्टॉन एक जीनियस व्यक्ति था जो रैक्स इंडस्ट्री अकेला ही चला रहा था। उसकी मृत्यु से अब उसकी फर्म में इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने की संभावना भी खत्म हो गई है। उड़ती सी खबर है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट अब रैक्स की प्रतिद्वंदी ब्रिट एयर को मिल जाएगा। बिल्कुल यही बात है। रैक्स इंडस्ट्री के शेयर भाव लगातार नीचे गिर रहे हैं और वे ब्रिट एयर के बहुत ऊंचे पहुंचने लगे हैं। यह पहलू दिलचस्प है 007 कि हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि स्टार फायर चलाने वाला हत्यारा एक और हत्या करने में समर्थ रहा, जिससे कि शेयरों की कीमत। लगता है स्कॉटलैंड यार्ड ने कई संदिग्ध मार्केट सौदे खोज निकाले हैं जेम्स, जिनकी तुम्हें जानकारी मिल गई है। स्टॉन की रैक्स इंडस्ट्री के शेयरों की लगातार गिरावट और ब्रिट एयर के शेयरों को लगातार खरीद, यानी लगभग 5 लाख पाउंड के मुनाफे पर। किसका हाथ हो सकता है इन सौदों के पीछे? कहना मुश्किल है। कोई नामी बेनामी सौदेबाज इन सौदों के पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने 1 लाख पौलैंड लगाकर 35,000 पाउंड का शुद्ध मुनाफा कमाया है और उसका नाम है ल्यूक कार्टेल। अरे यह तो खाली है, सिर्फ एक सोने की परत चढ़ा पेन है इसमें। ये पेन मेरे हवाले करो। समझ में नहीं आता, क्वार्टेल ऐसा तो नहीं लगता था ना, ऐसा ही बोलता था। उसने क्या कहा था? एलन को भेंट पुराने वक्तों की याद में। मैंने उस आदमी क्वांटिल का एक शराब घर में देखा था। उसका बटुआ नोटों से भरा हुआ था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और उसके आगे चुपचाप इंतजार करने लगा। तभी मैंने उसे फ़ोन कर बोलते हुए सुना, बड़ा फ़ायदे का सौदा है। धन्यवाद, लेकिन यह ना भूलना मेरे 40,000 अभी तुमने देने हैं। यह भी कह दूँ कि काफ़ी सस्ते में छूटे, क्योंकि इन्हीं 2 कामों में मेरी फर्म को 20 लाख मिल सकते थे। क्वांटिल का निर्यात व्यापार एक दिखावा है, क्योंकि उसने जो पैसा उन्हें शेयरों में लगाया था उसने व्यापार में नहीं कमाया था। अगर तुम्हारे तिजोरी तोड़ने वाले दोस्तों ने सही सुना है तो वाकई इन 2 कामों के लिए उसने खूब धन मिला है, और शायद बड़े काम यही हैं। कॉर्बेट और स्टोन की हत्याएं मैं भी मानता हूं, पर प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर उल्टे घटनाक्रम से सोचा जाए तो CIA एजेंट मैकग्रेथ, जो सितारों की आग का दूसरा शिकार था, उसकी हत्या का किस कारण हुई थी? ठाक क्वांटिल के ऑफिस में रात को चुपचाप अंदर घुसता हुआ बॉन्ड चकरा गया। हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम्हारे कोई नुकसान हो ऐसी तो मेरी मंशा नहीं थी। मैं तो सिर्फ यहाँ जल्दी से जल्दी निकलना चाहता था, जिससे तुम मुझे देख ना सको। अब यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे एक शांति प्रिय काम तिजोरी तोड़ने में बाधा पैदा की है। तुम चाहो तो ऐसा कह सकते हो। मेरे विचार से तुम किसी वैध काम के लिए यहाँ नहीं घुसे हो। मेरी चिंता छोड़ो, अपना काम करो। इस बेकार सी तिजोरी को तोड़ने के लिए औजार की ज़रूरत नहीं है। यह खुद ही ब्रिटिश व्यापार के लिए एक कलंक लगती है, और शायद उसकी यह हरकत अमेरिकी मालिकों को गवारा नहीं थी। क्यों? दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त ही ब्रिटेन की नागरिकता के लिए हुआ था, और इसलिए फ्रांस की भूमि पर उसके अमेरिकी मालिक उनके विरुद्ध कुछ कर नहीं पाए। लेकिन एयरपोर्ट एविएशन ने उन्हें निकाल दिया था, और सारे वायुयान उद्योग उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अच्छा, वो क्वांटिल एक बार वायुयान उद्योग संबंधी आंकड़े रूसियों को बेचता हुआ पकड़ा गया था। हाँ, फ्रांस में। फिर 6 वर्षों तक लगभग गायब सरा। फिर उसने अपना नाम तुम्हारे द्वारा उन सितारों की आग की हत्याओं में उछाला ही गया। हाँ, ठीक ही रहा। अपने छानबीन छोटे भाई एलन के मुकाबले में ल्यूक और इस निष्ठावान प्रतिभा की इस उद्योग में वापसी, ऐसा लगता है कि तुम्हारा वक्त तो बढ़िया बीतता है। जैसे तुम जूडी को तो नहीं भूले होगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन लगता है जूडी मुझे भूल गई है। पेरिस के खुफिया विभाग में तो हमारे अपराध विभाग के पास इस आदमी ल्यूक के क्वांटिल के विरुद्ध कुछ भी तथ्य नहीं है। हाँ, सिवाय इसके कि एक विदेशी रूप में हमारे यहाँ पर बतौर हवाई जहाज डिज़ाइनर कार्य किया गया था। हवाई जहाज के डिज़ाइनर के रूप में मुझे बताया गया था कि कोई फर्म आपको उसको नौकरी नहीं देगी। लेकिन श्रीमान, उसका काम बड़ा विचित्र है। उन हवाई यानों के संबंध में नहीं था जिसके बारे में आपको ज्ञात है। CIA के लंदन स्थित दिखावे ऑफिस में 007 एक अमेरिकी एजेंट पहली से मिलता है। वो ब्रिटिश शाही गुप्तचर संस्था अब मैकग्रेथ की हत्या का मामला सुलझा नहीं है, और हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं मिस्टर बॉन्ड? ल्यूक क्वांटिल याद नहीं है, लेकिन ठहरो, किसी ल्यूक क्वांटिल नामक अंग्रेज का नाम सुना है, जो आपके देश में 62 में निष्क्रमण कर गया था?
मैं वाशिंगटन को टेली टैप से संदेश भेजता हूँ, और जब तक हम नुक्कड़ वाले शराब घर से होकर आते हैं वे लोग पता लगाकर हमें सूचित कर देंगे, और CIA के कंप्यूटर मेमोरी तुरंत ल्यूक के बारे में उपलब्ध विवरण छाप देती है। अरे वाह, ऐसा लगता है कि बॉन्ड कि आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल ठीक है। यह आदमी ल्यूक क्वांटेल अमेरिका से सन 1962 में आया था और एयरफोर्स एविएशन द्वारा डिजाइनिंग कंप्यूटर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने अपना काम इतना अच्छे से किया था कि 1965 में पेरिस के एयर शो में भेजा गया था उस फर्म के उत्पादक प्रतिनिधि के रूप में, और वह शायद वहीं वह बड़ी परेशानियों में घिर गया था। पेरिस शो में वह कौन सी परेशानी में घिर गया था? वह रूसियों को तकनीकी गुप्त आंकड़े देता हुआ पकड़ा गया था। हैजर्ड, मार्क हैजर्ड क्वांटेल, हाँ हाँ, वह चतुर अंग्रेज डिज़ाइनर था। हमारे यहाँ आपका नाम क्या है? मॉइजर। काश मैं आपकी सहायता कर सकता, लेकिन अब उसको कोई पता नहीं है। वह कुछ महीने पूर्व ही नौकरी छोड़ गया था, शायद आपके देश में वापस चला गया था। जज बॉन्ड ऑफिस में बाहर जाने लगा और वहाँ से रोशे इंस्पेक्टर ने उस एजेंट की सूरत नहीं दिखी। लेकिन एक मिनट मॉन्श्योर, दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहती हूँ मॉन्श्योर, लेकिन मैं भी ल्यूक क्वांटेल की एक दोस्त हूँ। मेरे मालिक ने कुछ मत कहिएगा, लेकिन यदि आप क्वांटेल से संपर्क करना चाहें तो इस पते पर 1 बजे रात को संपर्क कीजिए। हाँ बोलो। मैंने वही किया जैसे निर्देश दिया गया था। मॉन्शर रोशे को इस अंग्रेज के पास वही पता है। सारी रात लजारे निकट एक गंदी बस्ती में इंस्पेक्टर एजेंट रोशे चुपचाप पीछे की गली से अंदर छुपता है। क्या बॉन्ड इधर आया है? अभी नहीं मॉन्शर रोशे। और चैनल के इस बार इंग्लैंड में बॉन्ड को सूचना मिलती है कि वह ल्यूक क्वांटेल का फ्रांस से कोई अपराध रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपका कहना है कि क्वांटेल ने फ्रांस में हवाई जहाज के डिज़ाइनर के रूप में काम किया था? बिल्कुल मिस्टर बॉन्ड, आपको मालूम ही है कि एयरफोर्स एविएशन कंपनी द्वारा ब्लैक लिस्ट दिए गए जहाज में कोई हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी इसे काम तो देती रही है, लेकिन पारंपरिक एयरक्राफ्ट उद्योग में तो जगह मिल सकती थी। हाँ, तभी शायद उसे टॉप मॉडल प्लेन की डिज़ाइन करने का काम मिल गया था, और यह मॉडल प्लेन रेडियो से नियंत्रित होते थे। अच्छा, तो क्वांटेल खिलौने मॉडल प्लेन बनाने लगा था। दिलचस्प सूचना है ये, और तो दिलचस्प तथ्य है कि उसका मालिक एक फ्रांसीसी था। हॉर्टस नामक आदमी फ्रांस की अपराध शाखा को शक था कि कोई अपराधी पेशा आदमी था और उसकी खिलौना फर्म एक डिब्बा थी। वाकई में बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है जिसके हाथ चैनल पार करके स्टार फायर हत्याओं तक पहुंच गए हैं। मॉन्शर डॉटर बहुत व्यस्त था। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों उनसे मिलना चाहते हो? मुझे एक अंग्रेज के बारे में जानना है। यहाँ कार्य था, वह मेरा पुराना मित्र था, ल्यूक क्वांटेल। लगता है मैंने एक अभूतपूर्व परिचित को ढूंढ लिया है, राशे और इंस्पेक्टर को। और उसे पते थे उस हटाड़ सेक्रेटरी ने हटा दिया। तीसरी मंजिल, सीधे हाथ पीछे, यानी अब ठीक नीचे। द्वारपाल ने तो उसे देखा नहीं। आपको पूरा विश्वास है मिस्टर बॉन्ड यहाँ आएगा? मॉन्शर से चिंता मत कीजिए, शिकार चाल में अवश्य फंसेगा। इंस्पेक्टर ने काफ़ी देर तक बॉन्ड का इंतज़ार किया, और थोड़ी देर और इंतज़ार जाने में कोई हर्ज नहीं। हमारा शिकार आ पहुँचा है रोशे। बहुत अच्छे, सब अपने हाथ ऊपर रखो और अपने गंदे चेहरे घुमाकर दीवार से टिक कर खड़े हो जाओ। हम अब शीघ्र ही आपस में बातचीत करेंगे रोशे ल्यूक क्वांटेल के बारे में। लेकिन अब वह उस अंग्रेज के बारे में दरफियाक करने आया तो उसे जवाब जल्दी मिल जाएगा। सामने के कैफ़े में बैठा बॉन्ड इदाद की सेक्रेटरी द्वारा किए गए एटविक पते की निगरानी करता है। अब तो रात 9 बज चुके हैं, मुझे चलना चाहिए। शायद वह सच कह रही है। कम से कम ये इंस्पेक्टर रोशे तो अपनी गन सहित अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन रोशे पिछली गली से उस गली में घुस चुका था, उस इमारत में। अब अपना जाल बिछा चुका है, सिर्फ शिकारी के आने भर की देर है। लेकिन बजाय उस मिलन स्थल के बॉन्ड आगे चलकर उस कार में चला जाता है। सबसे ऊपर की मंजिल पर रहने वाली वह युवा महिला आपका आशय विधवा लोपेक से है या जेनी बीवी से मादाम हो? तब आप नंबर 34 में चले जाइए श्रीमान। और फिर कुछ क्षणों के पश्चात उस रात के अंधेरे में बॉन्ड बड़ी सतर्कता से छतों पर होता हुआ आगे बढ़ता है। और चेतावनी के रूम में उस बॉन्ड ने गोली चलाई जो दीवार में आ घुसी, और बदमाश की पिस्तौल उसके हाथ से फिसल गई। और तभी रेशा ने अपना मौका ताड़ा और उसे तुरंत ही अपनी जेब से एक सिगरेट लाइटर जैसा कोई यंत्र निकला।
और इस यंत्र से नर्व गैस सी भाप निकली और साथ ही केशव बड़ी मुश्किल से एक गोली की चपेट में आते आते बचा। उस बीच उस बदमाश ने जिसने पहली हरकत की थी अपनी गिरी पिस्तौल उठानी चाहिए, जो एक घातक गलती थी। तुम तो दीवार के सामने खड़े हो, सामने घूमो, लेकिन अपने हाथ ऊपर रखना। तुम बदमाश अंग्रेज, तुम अब पेरिस से जिंदा नहीं जा सकते। धमकी दे रहे हो अपनी प्रिय की लाश के सामने, ऐसा करना अशोभनीय है। ठीक है रोशे, अब घूम जाओ, बैठो। बहुत समझदार हो तुम। साइलेंसर युक्त पिस्तौल उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर ने इदार्थ को हुक्म दिया कि ल्यूक क्वांटिल को अगस्त में इंग्लैंड भेज दो, 2 कामों के लिए। कौन से थे वो 2 काम? बोलो रोशे, बोलो, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी के पर कच्चे उड़ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता मोलशेर बॉन्ड, मैं कसम खाता हूँ। उसके आदेश स्वयं मादाम इंस्पेक्टर के द्वारा ही प्रेषित किए जाते थे। मुझे सिर्फ यह मालूम है कि क्वांटिल के 10,000 पाउंड दिए गए थे को 10,000 पाउंड इन कामों के लिए, और 40,000 तब दिए जाते जब वह कुछ माल पहुंचा दिया जाता। लेकिन तब क्वांटिल ने बाधा डाल दी थी। वह इदार ने 40,000 पाउंड की तुरंत मांग करने लगा था और भी 50,000 पाउंड की मांग की थी उसने इंस्पेक्टर के कोरियर वाहक तक माल पहुंचाने की एवज में। नहीं नहीं ल्यूक, वह किस्सा अब ख़त्म हो चुका है। अब चाहे वो गलत हो या सही, मैं तुम्हारे भाई की विवाहित हूँ। मैं एलन की पत्नी हूँ। बाहर में गया एलन, अब तुम मेरी हो जूडी, यह तुम भी जानती हो, है ना? तब बॉन्ड हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरा तो एक आदमी इंतजार कर रहा था। वहाँ थी सीआईए एजेंट परेली। पेरिस हुआ है दोस्त, शायद ल्यूक क्वांटिल के बारे में पता लगाने के चक्कर में आए हो। ये तो अमेरिकियों की आंखें बड़ी तेज होती हैं परेली, ये तो आदत है हमारी। कोई नया सुराग हाथ लगा और यह समझ लो कि तुम में सब कुछ मुफ्त में नहीं पूछ रहा। दोस्तों की तरह सूचनाओं की अदल बदल करने को तैयार हैं। अदल बदल तो तुम मुझसे क्या क्या देना चाहते हो परेली? तुमसे बात करने के बाद मुझे कुछ याद आया। मैग्रेथ ने मुझे क्या बताया था। उसने एक मूछों वाले आदमी को देखा था जिसने रेस्टोरेंट में उसे तीखी नज़रों से घूरा था, लेकिन मैग्रेथ उस वक्त पहचान नहीं पाया था। फिर कुछ ऐसा देखा कि मैंने भी कुछ पता लगाया था। अफसोस कि अब तुम्हें दूसरी तरफ चुप रहना पड़ेगा। और कुछ क्षण उपरांत 07 खामोशी से प्लास्टिक की बनी छतों पर होता हुआ वापस पलटा और उस मकान से आया जहाँ से वह ऊपर चढ़ा था। ओह मैनश्योर, आपको सही कमरा मिला कि नहीं? हाँ हाँ, बड़ा आनंददायक मुलाकात रही। यद्यपि मैं वहाँ अप्रत्याशित रूप से वहाँ पहुँच गया था। शुभरात्रि मैडम। उस बीच ल्यूक क्वांटिल ने एक अप्रत्यक्ष मुलाकात की अपने भाई के घर डेमन से। तुम्हें हमेशा दूर ही रहना चाहिए था ल्यूक। ल्यूक क्वांटिल अपने पारिवारिक घर में अपने भाई की पत्नी के साथ। तुमने बिना कुछ कहे इंग्लैंड छोड़ दिया ल्यूक। क्या तुम चाहते हो कि साल भर में तुम्हारा इंतजार करती रहे? क्या तुम समझती हो कि मैंने इतना वक्त लगाया था कि तुम मेरे भाई एलन को ही चाहती? क्यों? उसकी चिंता छोड़ो जूडी, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब यह ना कहना कि पुराने प्रेम की आग अब बुझ चुकी है। मैं तुम्हारा उसकी उसकी चमक तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। पढ़ते रहो। 61-62 में एरो राइफल्स लिंक ने उसे बतौर इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में भर्ती किया था, लेकिन कई अनियमितताओं के कारण विक्टर स्टॉर्म ने उसे संस्था से निकाल दिया था। यानी कैर्बोटेल के पास इन दोनों की हत्या करने के कई कारण थे। नहीं मिस विक्टर स्टॉर्म, जो बाद में रैक्स इंडस्ट्रीज का प्रमुख था, जो सितारों की आग का दूसरा शिकार था। क्वार्टेल जिस फर्ज फर्म के काम तैयार हुआ था वह थी इंस्पेक्टर, जो एक दिखावा मात्र थी। इसे फर्म वालों ने यह 2 काम करने के लिए भेजा था, कॉर्बेट एंड स्टॉर्म की हत्या करने। हाँ, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इन्हें कॉर्बेट का अल्फा विंग जहाज़ चाहिए था और वे चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग फर्म की ऐसी जहाज़ नाटो के लिए ना बनाए। इतना ही नहीं, क्वांटेल शायद ज़्यादा धन गिरने की कारण इस सामग्री को सही जगह नहीं पहुंचा पाया था। चूंकि उसे धन नहीं मिला तो माल नहीं पहुंचा। हे भगवान, तो अल्फाविक की योजना इंस्पेक्टर के पास है क्या? तब तो यह निश्चित हो गया है कि क्वांटिन के पास कार्बेट और स्टान की हत्या करने के कारण थे, लेकिन सितारों की आग के अन्य 2 शिकार। कर्नल बुल्लाम को तो सिर्फ इसलिए मारा गया जिसने हत्या कशा कैस्ट्रो के स्टार कल्ट हिम्पी संपादक पर जाए, और सीआईए का आदमी मैकग्रेथ का पुराना दुश्मन था, जिसने क्वांटिल की महत्वपूर्ण वायुयान संबंधी सूचनाएं रूसियों को देते हुए पकड़ा गया था। मालूम पड़ा है कि जब क्वांटिल को सन 65 में एयरक्राफ्ट के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े बेचते हुए पकड़ा था, तब वह मैग्रोथ ही था जिसने उसे पकड़वाया था। क्या कहा? मैग्रोथ ने उसे पकड़वाया था सीआईए के जरिए? हाँ, तब मैग्रोथ हमारा पेरिस स्थित जासूस था। तब तो मैग्रोथ की हत्या का उद्देश्य स्पष्ट हो गया, यानी कि उसकी हत्या क्वांटिल ने इसी कारण की थी। तो
यही है वह दोस्ताना गहरी खबर। मैकग्रेथ वाकई CIA का आदमी था, लेकिन स्टार फायर सितारों की आग से हत्याएं ब्रिटेन में हुई थीं, वह भी ब्रिटिश सुरक्षा की सीमा से परे क्षेत्र में। हमने ल्यूक के बारे में पूरा विवरण बनाया है जेम्स, उम्मीद है कि यह तुम्हें रुचिकर लगेगा। वापस सीक्रेट सर्विस के मुख्यालय में। वह डेवन के एक समृद्धशील परिवार का सदस्य था, पर संपत्ति उसके भाई एलन को मिली। इसके बारे में कहा जाता है कि वह गुस्सैल, भगदड़, लालू किस्म का आदमी था। यह यूनिवर्सिटी से निकाला गया था और एक साइंस के प्रोफेसर के साथ बदसलूकी करने के कारण उस प्रोफेसर ने उसे इम्तिहान में नकल करते पकड़ा था, और वह प्रोफेसर था एल्फ्रेड कॉर्बेट। ल्यूक जन्मदिन के बारे में एक हत्या के मामले में फंसा रहा था सितारों की आग के शिकार के होटल में। हमें इस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर कॉर्बेट के साथ बदसलूकी करने का और अपराध में निकाला गया था, यानी प्रोफेसर की हत्या का कारण था बदला। यदि तुम समझते हो कि मैकग्रॉथ 65 में गलतफहमी से मारा गया था तो भूलो, तुम्हारी मत है। हम इस वक्त इंग्लैंड में हैं और यह तुम्हारी छोटी CIA का खिलौना यहाँ कुछ नहीं कर सकता जासूस महोदय। ठीक है, मैं तुमसे तभी बात करूँगा जब ठीक तुम्हारी मिजाज कुर्सी कर लूँ। घुसो अपनी कार में। अब हम और तुम जरा कार की सैर करेंगे। जो मर्जी सो करो, पर तुम अपने लिए परेशानी मोल ले रहे हो। कॉन्टेल ने जैसा कहा था। कॉन्टेल ने कार का चक्कर संभाला, लेकिन तुरंत उसका हाथ चाबी के बड़े डैशबोर्ड में पहुंचा। अरे यह गोली चलने की आवाज़ है। नहीं, है गैरेज के किसी कार की बैकफायर है। तुम्हारा दुर्भाग्य प्रेली, अब शीघ्र ही तुम अपने प्रिय दोस्त मैकग्रेथ के पास पहुंच जाओगे, उस CIA एजेंट के पास जो ऊपर पहुंच गया है। और इस बीच ल्यूक क्वांटल के फ्लैट में बेसमेंट बने गैराज में। लगता है कि मौका अच्छा है। यह रही उसकी कार और कोई आसपास भी नहीं है। यात्रा मज़ेदार रही ना मिस्टर क्वांट्रेल? खूब। मैं अपने भाई और उसकी पत्नी से डेवन से मिला। काफ़ी गर्म जोश और प्यार भरी मुलाकात रही। लिफ्ट से उस अपार्टमेंट ब्लॉक के नीचे गैरेज में पहुंचा। कहीं जा रहे हो मिस्टर क्वांट्रेल? पर तुम हो कौन? परेली, CIA का। मैं स्वर्गीय डॉन मैकग्रेथ का व्यक्तिगत दोस्त भी था क्वांट्रेल। और अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने उसे कैसे मारा था, नहीं तो मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा डालूंगा। हम एक रेडियो संचालित यंत्र प्रत्येक शिकार पर जो लॉकेट का टुकड़ा बुलवाम की लाश के पास पाया गया था, उसी में वह सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी लगा हुआ था। या शायद उस घड़ी पर जो स्टोन का शोफर बना था। माफ़ कीजिए स्कॉटलैंड यार्ड से कर्नल टेनर के कॉल है। सत्यानाश हो। उस क्वांटिल का सारा यार्ड उसके पीछे पड़ा था, फिर भी उसे भीड़ में गंवा बैठा। नाइट एंगल गेट के निकट एक गैराज में क्वांटिल ने अजीब सी हरकत की और अपनी कार का भयावह सामान हटाकर दूसरी गाड़ी में डाला। एक आखिरी काम और फिर मैं घर जाके आराम करूंगा। और पीछा करने वाली पुलिस ल्यूक के गवा बैठी। यार्ड की घोषणा, उसकी कार का वर्णन किया गया था। सर, लंदन से बाहर जाने वाली सारी सड़कों पर नाकाबंदी कर दी गई है। कुछ घंटों की बात और है, फिर मेरा पूरा काम सफलतापूर्वक समाप्त। इस बीच दक्षिण को जाने वाली एक मार 30 पर एक वैन पर किसी का भी ध्यान नहीं था और उसने पीछे धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए क्वांटिल एक निरापद क्षेत्र की ओर मुड़ता है। आहा, यह जगह ठीक रहेगी। गाड़ी से आते ही समय क्वांटल पिछले दृश्य देखने वाले दर्पण में देखना भूल गया। तुमने यह तो बता दिया कि ये मौतें क्यों हुई, लेकिन क्या यह स्पष्ट कर सकते हो कि एयर फायर द्वारा क्वांटल ने किस प्रकार इन लोगों को मारा? मैं कोशिश कर सकता हूँ। समझ लीजिए, हर वो अग्निपिंड एक हीलियम भरा गुब्बारा था जो रात में चमकने वाले पेंट से रंगा हुआ था और जिसमें एक विस्फोटक भरा हुआ था। लेकिन शिकार का वह गुब्बारा क्या जादू से आता था? नहीं श्रीमान, क्वांटल ने फ्रांस से रेडियो संचालित ऐसे खिलौने जहाज ढेरों बनाए थे। तुम्हारा मतलब है कि विस्फोटक पदार्थ भरे हीलियम के गुब्बारे किसी दूर स्थित रेडियो रिमोट प्रणाली द्वारा संचालित किए जाते थे, खिलौने जहाज की सहायता से? जी हाँ, और इन जहाज़ों को काले रंग से पोत दिया जाता था और इस ढंग से गुब्बारों को बांध दिया जाता था कि रात के अंधकार में दिखाई न दे सकें। क्वांटिल ने ऐसे कई खिलौने जहाज फ्रांस में बनाए थे और यदि निशाना चूक जाता तो मैं कहूँगा कि निशाने के लिए शिकार पर एक बीप बीप करने वाला यंत्र पहले ही लगा दिया जाता था, जिससे रेडियो रिमोट प्रणाली से उड़ाए गए ये प्लेन निशाने पर पहुँचने से ना चूकें। एलन, ल्यूक यहाँ आ गया है। तुम शायद इतनी जल्दी मेरे पास आने की आशा नहीं कर रहे हो। कहीं मैंने आकर व्यवधान नहीं डाला? तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे मेहमान बहुत दिनों से बिछड़े मेरे भाई से मिलकर खुश होंगे।
उसे ल्यूक का आने का विश्वास हो गया। शायद मैंने ही गलती की जो ल्यूक को इंग्लैंड से गैर मौजूदगी में मुझे जूडी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। जूडी को मैं दोष नहीं दे सकता, मुझे मालूम था कि ल्यूक से प्यार करती थी और अब वह वापस आ गया है। तो तुम ठीक तो हो एलन? कुछ पीले और कमज़ोर से नज़र आ रहे हो। कुछ नहीं, थोड़ी सिरदर्द है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ताज़ी हवा खा लूँ डिनर से पहले। ओह, इससे पहले याद आया कि मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाया हूँ, जाने से पहले ले लेना। वाह, एक नामगुदा सोने का पेन। ल्यूक, तुम बहुत ध्यान रखते हो मेरा। कुछ देर बेशक हो गई है, लेकिन तुम्हें देने के लिए फ्री। मैं समझता हूँ यह चला गया, अब इस पर गुदा है पुराने वक्तों की याद में। एक सुनसान सड़क पर क्वांटिल अपनी वैन धीमी करता है और लाश फेंक देता है। अलविदा पेरेली। कुछ नया समाचार तो नहीं है, लेकिन यार्ड को पूरा विश्वास है कि वह चुपचाप लंदन से बाहर नहीं निकल सकता। और एक और व्यक्ति है मेरी नज़र में जो क्वांटिल के बारे में कुछ प्रकाश डाल सकता है। तुम्हारा मतलब क्वांटिल का बड़ा भाई? वही सोचता है कि डेविन का एक चक्कर शायद शीघ्रता से लगाया हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। उसी शाम थोड़ा जल्दी क्वांटिल अपने भाई के घर से कुछ दूर अपनी वैन पार्क करता है। इस बार यह महान व्यक्ति रहने को वापस आया है और कुछ क्षण पश्चात। यह एक लंबी कहानी है। यदि आप घूमने जा रहे हो तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए अपने पास रख सकता हूँ। तब तक मैं आपके भाई से ही बात कर लेता हूँ। ओह ल्यूक, मुझे डर लग रहा है। शांत रहो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज की रात के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। यह संपत्ति मुझे मिलेगी क्योंकि क्वांटिल परिवार का मैं ही एकमात्र जीवित व्यक्ति हूँ। और तुम यह समझना कि अपने भाई की विधवा को जाने दूंगा, वह भी मेरी रहेगी। तुम्हारे मेहमान हमारे लिए गवाह साबित होंगे। मेरी जेब में रखा एक छोटा सा यंत्र बाकी सब जरूरी काम कर देगा। मैं समझी नहीं? तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यह छोटा सा रेडियो स्विच चालू करना है। क्लिक, और फिर सिग्नल ट्रांसमीटर द्वारा वैन का दरवाज़ा अपने आप खुला और फिर बाहर आया वह स्टार फायर, सितारों की आग का गुब्बारा, जिसमें साथ लगी थी भयंकर विस्फोटक सामग्री जो वैन से ल्यूक के रेडियो संकेत द्वारा संचालित हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मेरे प्रति तुम्हारे भातृ प्रेम के लिए। अच्छा प्रिय जूडी, तुम मेहमान से मेरी ओर से माफ़ी मांग लेना। मैं थोड़ा टहलकर सिरदर्द से मुक्ति पा लूँ। मिस्टर एलन क्वांट्रिल। हाँ, मैं ल्यूक क्वांट्रिल का भाई हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं मिस्टर बॉन्ड? सिर्फ एक बात पूछनी है, और वह भी यहाँ है। हाँ बिल्कुल, और यह रही उसकी कार जो शायद आपने देखी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने कार देखी है, लेकिन आपने शायद कुछ गिरा दिया है। जैसी बॉन्ड ने झुकी हुई नज़र से वस्तु उठाई, एलन की जेब से बड़ी थी। उसके जहन में बात उभाई। ये एक पेन, बिल्कुल वैसा ही जैसे ल्यूक के सेफ में था। यह शायद वही है। एलन को पुराने वक्तों की याद में यह आपके भाई ने आपको भेंट किया है? जी हाँ, सच कहूँ तो अभी भी जेब में घर से बाहर आ रहा था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? यह एक लंबी कहानी है। यदि आप घूमने जा रहे हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लूँ, तब तक मैं आपके भाई से ही बात कर लूँगा। ओह ल्यूक, मुझे डर लग रहा है। शांत रहो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज की रात हम हमेशा साथ रहेंगे। यह समाप्ति मुझे ही मिलेगी क्योंकि क्वांटिल परिवार का मैं एकमात्र जीवित सदस्य हूँ। वो पन्ने रिपीट हो गए थे, यहीं पे आते हैं। जी हाँ, सच कहूँ तो अभी जेब से बाहर आया था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इसी बीच वह सितारों की आग वाला अपने विध्वंसक मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, जिसका निर्धारक एक पेन में बीप बीप करने वाला यंत्र था। अरे पागल मूर्ख, पेन अपने पास रख। मैं नहीं रख सकता। क्वांटल, तुम ही रखो। धाड़। अरे गुब्बारा वह इधर ही आ रहा है। ज़्यादा तेज नहीं क्वांटल, तुम पेन भूले जा रहे हो। बेहद घबराया हुआ क्वांटल उन विध्वंसककारी मौत से बचने के लिए अपने एक पिस्तौल निकाल लेता है। मादाम, एक आदमी आपके बदर इन लॉ से मिलना चाहता है। आपका अपना नाम जेम्स बॉन्ड बताता है। जी हाँ, मैं ल्यूक क्वांटिल हूँ। क्या चाहिए आपको? अगर आपके पास कुछ मिनट का समय हो तो हम बाहर चलकर बातचीत कर लें। आप इसे विवेकशीलता भी कहते हैं, और इस गोपनीयता की क्या जरूरत है मिस्टर बॉन्ड? आपको यह दिखाने के लिए घर से बाहर लाना ही बेहतर था। यह गोल्ड पेन है जो शायद अपने भाई को अभी कुछ देर पूर्व भेंट किया था। बॉन्ड ने ल्यूक क्वांटिल के घर से दूर जाती सोने का पेन दिखाया। हाँ, यह पेन मैंने अपने भाई को दिया था, लेकिन मिस्टर बॉन्ड मेरे पास इस वक्त नहीं है आपसे बात करने का। रुको क्वांटिल, अगर पेन आपके भाई का है तो क्या उचित नहीं है इसे आपने घर ले जाएं अपने साथ? फिर जैसे ही वह भयंकर गुब्बारा पेंटॉन द्वारा संचालित शिकार के निकट पहुंचा, क्वांटिल की गोली लगने से थोड़ी कमजोरी महसूस करता बॉन्ड पूरी ताकत से पेन की ओर चिपट पे झपटता है। इसके निकट पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो।
और अपनी बची कुची ताकत लगाकर क्वांटल की ओर फेंकता है। इधर स्टार फायर तेरी सब में शिकार की ओर बढ़ता है। नाना, मुझे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, पर आपके भाई ल्यूक क्वांटल भगवान को प्यारे हो गए हैं। मिस्टर बॉन्ड, मैं जब घर वापस लौट रहा था तभी मुझे चीख की गोली आवाज़ पर विस्फोट की स्वर सुनाई दिया। मैं तो सख्ते में आ गया हूँ। जाकर अपनी पत्नी का हालचाल मालूम कीजिए, उनकी हालत भी ठीक नहीं है। कई घंटों के पश्चात, जेम्स, हमें अल्फा विंग के कागजात और गुब्बारा फेंकने वाला यंत्र ही मिल गया है। ल्यूक के सामान से ठीक ही हुआ। अब हम बकौल लॉर्ड एस्ट्रो को अपने सितारों का धन्यवाद देना चाहिए। समाप्त। तो दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स यही समाप्त होती है। अब हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा और देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।